जय श्री राम दोस्तों। क्या आपको पता है हमारे देश में अब अगर आप कोई भी क्राइम या स्कैम करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको सजा मिलेगी। बस शर्त सिर्फ एक है, आपको बीजेपी ज्वाइन करना अनिवार्य है। अगर आप एक अच्छे लीडर हैं और आपके पास कुछ एमपी एमएलए हैं तो आप बीजेपी में जाइए। चाहे आपने पहले 40,000 करोड़ रुपए का स्कैम ही क्यों ना किया हो, आप पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मतलब साफ है, गंगा नदी की तरह अब आपके पास दूसरा ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कहना है अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स का। उनका तो ये भी कहना है कि 2024 में जो चुनाव होंगे वो देश में अंतिम चुनाव होंगे। इसके बाद देश में वन नेशन वन पार्टी का रूल है वो लागू हो जाएगा। ये आखिरी चुनाव है। मोदी अगर फिर से आए तो नए चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटर। आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, जो पिछले दिनों ध्रुव राठी ने भी पूछा था कि क्या देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। तो आप और हम यही कहेंगे कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि देश में रेगुलरली चुनाव हो रहे हैं। हम जिस पार्टी को चाहेंगे उसको सत्ता में ला सकते हैं वोट्स देकर। लेकिन आश्चर्य होगा ये सुनकर कि ये 2013 तक संभव था, क्योंकि 2013 तक इलेक्शन कमीशन जो है वो निष्पक्ष था। पर अभी हमने देखा चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस में कि चुनाव आयोग जो है वो अभी के टाइम में कितना निष्पक्ष है। देखिए, हाउस की गरिमा को खराब मत कीजिए। देखिए अगर उस टाइम सीसीटीवी वीडियो ना मिलती या ना होती तो बीजेपी का जीतना तय था चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस में। हमने देखा कि इलेक्शन ऑफिसर ने ही कांग्रेस और एएपी के 8 वोट्स को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। मतलब साफ है, हम भविष्य में चाहकर भी अपोजिशन पार्टी को सत्ता में नहीं ला सकते, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इज टोटली कंट्रोल्ड बाय भारतीय जनता पार्टी। और हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी को तो इलेक्शन कमीशन पर इतना भरोसा है कि 5 फरवरी 2024 को उन्होंने ओपनली स्टेटमेंट दे दिया कि हमारे 2 कार्यकाल पूरे हो चुके हैं और तीसरा कार्यकाल आने में 125 दिन ही बचे हैं। और इस बार जो एनडीए है वो 400 पार होकर रहेगा। हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा। तो क्या रियल में बीजेपी के पास कोई मास्टर स्ट्रेटेजी है या सोची समझी चाल? क्योंकि कोई इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकता है कि इस बार जो एनडीए है वो 400 पार होकर रहेगा? इसके पीछे भी काफी डार्क सीक्रेट्स हैं। ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हैं जिसको सुनकर आप खुद कहोगे कि कोई कैसे अपनी कुर्सी के लिए 140 करोड़ लोगों को बेवकूफ बना सकता है। आपको याद होगा 2008 शारदा चिट फंड स्कैम, 40,000 करोड़ रुपए का स्कैम था ये। इस स्कैम की वजह से 213 लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट भी किया था। इस स्कैम का मेन चेहरा हेमंत बिस्व शर्मा को माना जा रहा था और सबूत भी मिले थे शायद उस टाइम, जिससे इनको बार बार ईडी और सीबीआई के चक्कर लगवाए जा रहे थे। पर जैसे ही ये 2015 में अपने 9 एमएलए को लेकर बीजेपी में गए तो 4 साल तक इन पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई और आखिर 2019 में इन्हें कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। और जब अमित शाह जी से एक पत्रकार ने पूछा कि हेमंत बिस्व शर्मा भ्रष्टाचारी थे या नहीं, तो उन्होंने भी इस बात को अवॉइड कर दिया। चले भैया जी, मैं जवाब देना नहीं चाहता। इस तरह से क्वेश्चन नहीं करते। एक और इंसिडेंट पिछले दिनों ही देखने को मिला। आपको ध्यान हो तो कुछ टाइम पहले देश की 27 अलग अलग पार्टियों ने मिलकर एक अलायंस बनाई थी जिसका नाम रखा था इंडिया, जिसके मास्टरमाइंड थे नीतीश कुमार। और पिछले दिनों आपने देखा कि कैसे मास्टर प्लान्स का यूज करके नीतीश कुमार को ही बीजेपी में ले आए और नीतीश कुमार के जाते ही ये अलायंस टूट गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिसकी 2 पीढ़ी पहले कांग्रेस में थी, उसको भी ये बीजेपी में ले आए। ऐसे और भी बहुत कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने लगभग आधी से ज्यादा उम्र कांग्रेस पार्टी में बिताई, पर अब एकदम से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। ये महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, इसके पीछे भी डार्क सीक्रेट है, आपको बताता हूँ। शायद आपको पता नहीं कि राजनीति का क्राइम और स्कैम से काफी पुराना रिश्ता रहा है। मतलब कोई भी बड़ा नेता हो हमारे देश में, उसने लगभग अपनी कुर्सी और पावर का मिसयूज करके स्कैम्स और क्राइम्स किए ही होते हैं।
और जब अपोजिशन पार्टी सत्ता में आती है तो ईडी और सीबीआई द्वारा उन्हें बार बार याद दिलाया जाता है कि अभी हम पावर में हैं। और ये अभी नहीं, ये पहले से चला आ रहा है, जब कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी तभी से। पर ईडी सीबीआई को यूज करके कंपटीटर को ही खत्म करना कहां तक जायज है। आज कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने अपनी एमएलए एमपीज की कुर्सी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। मतलब साफ है, या तो आप बीजेपी ज्वाइन कर लो या ईडी को जेल लो। हो सकता है अगर आप दोषी पाए गए तो जेल भी जाना पड़ सकता है। ये एक ट्रूथ है अभी के टाइम कि बीजेपी जो है वो अभी के टाइम पे ईडी और सीबीआई को एक वेपन की तरह यूज कर रही है। और यहाँ पर अपने मीडिया की बात ना करें तो शायद बेटर रहेगा। 180 देशों की सूची में 161वें नंबर पर है हम पत्रकारिता में। मतलब इतनी थर्ड क्लास पत्रकारिता है हमारे देश की। मीडिया को मणिपुर से ज्यादा दिलचस्पी तो इस बात में है कि मोदी जी आम काट कर खाते हैं या चूस कर। और आपने ये देखा भी होगा कि जब चैनल्स पे दो पार्टियों में डिबेट हो रही होती है तो चैनल वक्ता खुद उस टाइम बीजेपी को सपोर्ट करता दिखाई देता है। एनडीटीवी इकलौता ऐसा चैनल था जो शायद निष्पक्ष था, पर उसे भी अडानी ने खरीद लिया और रवीश कुमार को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अभी के टाइम पे सारे इलेक्शन कमीशन के बनाए रूल्स तोड़े जा रहे हैं और बीजेपी को क्लीन चिट पे क्लीन चिट मिलती जा रही है। चुनाव आयोग की गाइडलाइन की में माने तो ये लिखा है कि आप धर्म, जाति और आर्मी के नाम पर वोट्स नहीं मांग सकते। पर आपने और हमने देखा कि 2019 में मोदी जी ने खुद पुलवामा के नाम पर वोट्स मांगे थे। और तो और योगी जी ने तो आर्मी को ही मोदी जी की सेना बोल दिया। मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? देश के लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है। और जाति धर्म की बात अगर बीजेपी ना करे तो शायद इनके पास कोई टॉपिक ही नहीं बचेगा जिस पर ये अपना तर्क दे सके। धर्म को तो इन्होंने एक मजाक बनाकर रख दिया है और धंधा बना लिया। शायद आपको पता ना हो तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज बता देता हूँ। 2013 तक हिंदू खतरे में था और अनुमान लगाया जा रहा था कि 2040 तक मुस्लिम की जो संख्या है वो हिंदुओं से ज्यादा होगी और इनका ही राज होगा। वो तो शुक्र है कि 2014 में बीजेपी सत्ता में आई और हिंदू को बचा लिया। और अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि अब मुस्लिम खतरे में है। इसीलिए तो संसद में ये खुलेआम बोला जा रहा है कि इस देश में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। एक ओवीसी जी को बोलते सुना कि पुरुषोत्तम मर्यादा राम जी के बारे में कि हम उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। करना पड़ेगा, इस देश में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। मतलब भूखमरी में हमारा देश चाहे अभी 111वें स्थान पर आ गया हो, जो 2013 में 63वें स्थान पर था, पर यहाँ भूखमरी से ज्यादा अब जय श्री राम बोलना ज्यादा जरूरी है। व्हाट्सएप और फेसबुक की हिंदुओं से तो मैंने ये भी सुना था कि मुस्लिम जो है वो आबादी बढ़ा रहा है। अभी आज एक मुस्लिम के 7, 8, 10 बच्चे हैं। हो सकता है इन फ्यूचर ये हमारे पर हावी हो सकते हैं। और आंकड़ों की माने तो 1960 से 1980 तक हम हिंदुओं ने जितनी आबादी बढ़ाई थी उतने में तो एक अमेरिका को बसाया जा सकता था। इतनी आबादी बढ़ाई थी हमने 1960-1980 के बीच में, क्योंकि हमारे जो दादा परदादा थे उनके 7-7, 8-8, 10-10 बच्चे थे। तो क्या वे मुस्लिम थे? बिल्कुल नहीं। यहाँ मेन प्रॉब्लम धर्म की नहीं है, एजुकेशन की है। आज आप एक मुस्लिम बता दो जो जॉब करता हो या एजुकेटेड हो जिसके 10 बच्चे हैं, शायद ही आपको कोई मिलेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ धर्म की बात करो, यहाँ पर एजुकेशन की बात करो। अगर एजुकेशन उस टाइम होती तो शायद ये नहीं होता, पर उस टाइम एजुकेशन नहीं थी तो ऐसा हुआ। खैर, व्हाट्सएप के ज्ञान से थोड़ा बाहर आते हैं। अब एक मेन सवाल जो इस वीडियो में रह गया और जो जरूरी भी है, जो हर बीजेपी सपोर्टर अभी के टाइम पे करता भी है, कि 2014 से 2024 में विकास देखो कितना हुआ। विकास शब्द आपने सुना होगा शायद, ये अभी तक किसी को नहीं मिला, मैं आपको बता देता हूँ। इसके पीछे भी एक डार्क सीक्रेट है। लोन लेकर गाड़ी लाने को हम विकास कैसे कह सकते हैं? 2013 के आंकड़ों की माने तो केंद्र सरकार पर विदेशी कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए था, पर 2023 में ये कर्ज बढ़कर 161 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यानी कि सिर्फ 10 साल में ही कर्ज 192% तक बढ़ा है। कर्ज लेकर विकास आज आप करवा दोगे, पर जब कर्ज चुकाने की बारी आएगी तो पाकिस्तान की तरह कटोरा लेना पड़ेगा। देश का 50% पैसा ऑलरेडी अब पर 10% रिचेस्ट लोगों के पास चला गया है, शायद आपको ध्यान नहीं है। महंगाई जो है वो आमदनी से 20 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। और जब कोई सवाल पूछता है तो कहते हैं कि हिंदुत्व तो बचा हुआ है, वो ही काफी है।
शायद आपको पता नहीं है, सबसे ज्यादा टैक्स जो है वो आम लोग देते हैं, आम पब्लिक जो है वो सबसे ज्यादा टैक्स देती है। अभी इसको अपने एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपके ऊपर ये चश्मा भी कैसे चढ़ेगी। काफी लोगों को ध्यान नहीं है इसके बारे में। मान लो एक कंपनी ने एक बिस्किट बनाया जिसकी जो MRP है वो 120 रुपए रखी और उसे बनाने में और GST समेत टोटल खर्चा आया 100 रुपए। तो आप ये समझेंगे कि GST है वो 18% बिस्किट के ऊपर वो कंपनी ने गवर्नमेंट को दे दी, तो GST वो कंपनी को लगी। पर यहाँ आपको नहीं पता है, प्रोडक्ट जब होलसेलर के पास आता है तो GST उसके अंदर ऐड किया होता है। यानी कि एक बिस्किट का पैकेट 120 रुपए MRP का जब होलसेलर के पास आएगा तो 18% GST वहां पर लिखा होगा। तो होलसेलर जो है वो कंपनी को उसने 18% GST दे दिया। उसके बाद होलसेलर से जो प्रोडक्ट है वो रिटेलर की तरफ आता है, तो वहां पर भी 18% GST है वो इंक्लूड होता है। तो 18% GST है वो रिटेलर ने भी दिया। तो कंपनी ने कोई GST नहीं दिया, कंपनी ने GST दिया गवर्नमेंट को, कंपनी को GST दिया होलसेलर ने, और होलसेलर को GST दिया रिटेलर ने, और रिटेलर को GST दिया आपने और हमने। क्योंकि हम जब प्रोडक्ट रिटेलर से खरीदते हैं तो हम तो आगे सेल आउट करने से रहे, हम उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो हमारे पास GST आएगी कहां से। तो ये काफी बड़ी चश्मा है जो लोगों को GST का ध्यान नहीं है। अब आप बिस्किट जैसी चीज पर 18% GST लगाओगे तो महंगाई तो बढ़ेगी ना। पता नहीं कौन से अर्थशास्त्री है बीजेपी के पास जो इनको इतना ज्ञान देते हैं। राहुल गांधी की इमेज को जानबूझकर इन्होंने पप्पू बनाया। आपको ध्यान हो तो आप एक काम करना, यूट्यूब पर जाना, वहाँ सर्चिंग पे लिखना राहुल गांधी, तो ऑटोमेटिक नीचे सर्चिंग में आ जाएगा राहुल गांधी मीम्स, राहुल गांधी फनी जोक्स, राहुल गांधी फनी रिएक्शन, एसेट्रा एसेट्रा। तो आप लोगों को ये बताया गया इनके जरिए कि अपोजिशन में एक जोकर है जो कभी देश नहीं चला सकता। गुजरात में आप विकास करवा रहे हैं ताकि PM नहीं तो CM ही सही इन फ्यूचर। और झूठ तो ये इतना बोलते हैं कि इन्हें खुद याद नहीं रहता कि मैंने लास्ट स्टेटमेंट क्या दी थी। जैसे गजनी मूवी में आमिर खान को याद नहीं रहता था कि मैंने 15 मिनट पहले क्या बोला और क्या किया था, वैसे ही नहीं अपना पिछला जो स्टेटमेंट दिया है वो याद। 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। लोग सुन करके हैरान हो जाएंगे जी, क्योंकि ये कभी इस प्रकार की बातें आई नहीं है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। अब किसी के गले नहीं उतरेगा। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। खैर आज के लिए इतना काफी है। चश्मा उतारने की जरूरत है यहाँ, क्योंकि 200 साल तक हम गुलाम रहे थे, तब जाकर कहीं आजाद हुए थे 1947 में। डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप की तरफ धकेलना, वो भी सिर्फ धर्म के नाम पर, तो ये एक सोचने का विषय है अभी के टाइम। और एक बात, एजुकेशन जरूरी है इन जुमलों से बचने के लिए, क्योंकि अगर भगवा रंग पहनने से इकोनॉमी बढ़ती तो सबसे अमीर भिखारी होता, ना कि टाटा और अंबानी। जय हिंद, जय भारत।